वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे लवण के बारे में, साल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। साल्ट्स को परिभाषित किया, साल्ट के प्रकार बताए, साल्ट के उपयोग बताए, साल्ट के गुण बताए। इसके अलावा मैंने क्रिस्टल जल के बारे में बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे हम पीएच के बारे में। पीएच किसके बारे में बात करेंगे? पीएच या पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में देखेगा। सबसे पहले हम बात कर ले पीएच स्केल से पहले पीएच के बारे में। जो पीएच होता है, पीएच, ये पीएच का शाब्दिक अर्थ, ये जो पीएच का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि ये जो पीएच है ये किससे बना हुआ है? यहाँ पर अगर इसके देखें तो पीएच में पी जो है हमारे पास ये पुषांश से बना है। पुषांश, कौन सा वर्ड है ये? पुषांश। और H जो है ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता। पुषांश इसको पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की पावर। पीएच का शाब्दिक क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है। अब इसको सबसे पहले हम बात करें तो इसके बारे में जो सबसे पहले बताया है पीएच स्केल के बारे में, वो बताया एक वैज्ञानिक हुआ सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? पीएच स्केल के बारे में। ठीक, अब ये पीएच स्केल क्या है? एक ऐसा पैमाना है जिस पर पीएच का मान अंकित होता है। एक ऐसा पैमाना जो पीएच के मान को दर्शाता है। कि ऐसा पैमाना, एक ऐसा पैमाना जिस पर पीएच मान उपस्थित होते हैं, अर्थात जो स्केल पीएच मान दर्शाता है, पीएच मान दर्शाता है, क्या कहलाएगा? पीएच स्केल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा में हम देखते हैं पीएच की परिभाषा। यहां पर हम ये देखेंगे पीएच की परिभाषा के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक जो मान होता है उसे हम कहते हैं पीएच। क्या कहेंगे? पीएच। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मान, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मान, लघुगुणक मान पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मान पीएच कहलाता है। अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मान जो क्या ला रहा है? पीएच कहला रहा है। अब पीएच को हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पीएच बराबर माइनस ऋणात्मक लघुगुणक मान log 10 बेस।
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H+। ये हम एक सूत्र पर देख सकते हैं, हमारे पास पीएच का सूत्र क्या है, पीएच बराबर माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यहाँ पर H+ जो है ये है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की क्या है सांद्रता। अब देखिएगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, चूंकि विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, चूंकि किसी भी विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये तुरंत ही हाइड्रोनियम आयन बोलो तो H3O+ बना लेते हैं। अतः अब हम बात करेंगे अतः अगर हम बात करें pH बराबर माइनस log बेस 10 H+ की जगह क्या लिखते हैं हम H3O+, क्या लिख सकते हैं हम H3O+, हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हाइड्रोनियम। तो इस प्रकार हमारे पास pH का क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी विलयन की pH का मान ज्ञात किया जा सकता है यदि हमारे पास हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान पता हो तो। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ सवाल लिखेंगे बाद में, लेकिन अभी बाद में बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं इसके बाद में pH स्केल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, pH स्केल के बारे में। pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर विभिन्न pH मान अंकित होते हैं, विभिन्न pH मान अंकित होते हैं। अब इसे डायग्रामेटिक थ्रू हम इस प्रकार समझा सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास pH स्केल है, ये हमारे पास pH स्केल है, ये मिड हमारे पास। ठीक, थोड़ा सा ये। अब इस pH स्केल जो ये होता है, इसमें बीच में जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट पर कितने होते हैं pH 7। इधर हम बात करें, इधर बात करें राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 14। ये pH मान है, क्या है ये pH मान। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं। यहाँ पर ये जो नेचर है हमारे पास, यहाँ पर इधर से इधर जाते हैं हम, इधर से इधर जाते हैं हम मिड पॉइंट से। ठीक, इधर अगर हम बात करें तो pH मान में क्या होती है, कमी हो रही है, pH में कमी। किधर, इधर।
और इधर क्या कर रहे हैं हम, पीएच में वृद्धि, पीएच में क्या हो रही है, वृद्धि। इसको हम यहाँ हटा देते हैं, इसको ये लो, अब सही है हमारे पास, ये हमारे पास। अब देखिएगा ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम बात करते हैं अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि, यहाँ बात करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि। इधर ये बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये है उदासीन। कौन सा पॉइंट है ये, उदासीन। ठीक, उदासीन का पीएच हमारे पास क्या है, 7। यहाँ पीएच में कमी हो रही है, इधर पीएच में क्या हो रही है, वृद्धि। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर इधर चलते हैं तो ये H+ आयनों में वृद्धि, और अगर इधर चलते हैं तो क्या होता है, OH- आयनों में वृद्धि हो रही है। OH- आयनों में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ पर इसको हम क्या रखते हैं, H+ और इसको हम क्या लिख सकते हैं, OH- आयन। ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल है। अब इस स्केल की खास विशेषता क्या है, इस पर 0 से 14 तक पीएच मान अंकित हैं। पहली बात तो ये, इस पर कितने मान अंकित हैं, 0 से लेकर पीएच। नेक्स्ट, पीएच मान 0 से 7 के मध्य अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम पीएच मान 7 से 14 के मध्य क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करें पीएच 7 उदासीन मान है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बात स्केल में 7 से बाएं जाने पर पीएच में कमी तथा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें अपन स्केल में 7 से दाएं जाने पर पीएच में वृद्धि तथा OH- आयनों में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक पोर्शन है। ये हमने एक पीएच स्केल बनाया। इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर कितने अंक तक है? 14 अंक तक है। बीचों बीच में क्या है हमारे पास? 7 अंक है। 7 किसको दर्शाता? उदासीन प्रकृति को। 7 से अगर दाईं ओर चलेंगे तो क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होगी, 7 से बाईं ओर चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होगी। इधर देखते हैं, 7 से बाईं ओर चलेंगे तो पीएच में क्या होगी? कमी होगी। अगर 7 से दाईं ओर चलेंगे, राइट हैंड चलेंगे, तो क्या होगा? पीएच में वृद्धि होगी। इधर अगर हम बात करें आयनों से संबंधित बात करें तो H+ आयनों में वृद्धि होगी 7 से बाईं ओर चलने पर, लेफ्ट साइड चलने पर, और राइट साइड चलने पर OH- में वृद्धि होती है। इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर दर्शाया कि इस पर क्या होता है? 0 से 7 तक पीएच मान अंकित होते हैं इस स्केल पर। नेक्स्ट हमने कहा कि पीएच का मान जो होता है वो 0 से 7 के मध्य किसको दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट पीएच का मान जो 7 से 14 के मध्य होता है वो किस प्रकृति को दर्शाता है? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। पीएच मान 7 जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर हम बात करें स्केल में
7 से बाएं जाने पर, 7 से बाएं पीएच स्केल में 7 पीएच मान से बाएं जाने पर पीएच में क्या होती है, कमी होती है, और क्षारीय प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट स्केल के अंदर अगर 7 से दाईं ओर जाने पर, 7 से दाईं ओर राइट साइड जाने पर है तो पीएच में क्या होती है, वृद्धि होती है, और OH माइनस आयनों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार हमने पीएच स्केल के बारे में आपको बताया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच का मान, कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच का मान, जिसे हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच परास मान, कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच परास मान, पीएच परास मान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर हम बात कर लेते हैं अम्लीय, अम्लीय के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उदासीन, उदासीन, और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम क्षारीय। किसके बारे में बात कर लेते हैं, क्षारीय। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्ट्स हैं ये। अब यहाँ पर क्या होता है, 0 से ज़्यादा होती है पीएच का मान, और 7 से क्या होता है, कम। और यहाँ पर देखें तो पीएच का मान कितना होता है, 7। और इधर हम बात करें पीएच, पीएच पीएच बराबर क्या होता है यहाँ पर, 7 से ज़्यादा और 14 से कम, ये वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, पहली बात तो ये हमारे पास फैक्ट ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर HCl है, जठर रस है, HCl है, जठर रस है, दूध है, इसके अलावा हमारे पास दही है, नींबू का रस है, नींबू का रस, और टमाटर, संतरा, संतरा, ये सब हमारे पास क्या है, अम्लीय नेचर के पदार्थ हैं। HCl है, जठर रस है, दूध है, दही है, नींबू है, टमाटर है, संतरा है, ये कैसी नेचर के हैं, कैसी प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के। एग्जाम पूछ लिया जाए निम्न में से अम्लीय और क्षारीय छांटिए, तो हम यहाँ इस प्रकार इनको याद करके छांट सकते हैं कि कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय। अब हम बात करें उदासीन के बारे में बात करें तो उदासीन के अंदर हमारे पास शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल, उसकी जो पीएच होती है ना वो कैसी होती है, 7 होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्षारीय। तो क्षारीय के अंदर हम बात करते हैं जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, जैसे रक्त है यानी कि ब्लड है, 7.4 होता है जिसका पीएच मान लगभग। साबुन का पानी है, साबुन का पानी कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडा युक्त शीतल पेय है, सोडा युक्त शीतल पेय, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, ये क्षारीय प्रकृति की होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे हमने क्या बोला था, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये हमारे पास कैसे नेचर के हैं, क्षारीय नेचर के हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रक्त है, साबुन का पानी है, सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये कैसे हैं हमारे पास क्षारीय नेचर के हैं। किस प्रकार की प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्षार का पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व के बारे में बात करेंगे आगे चलकर। तो इस प्रकार हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बात करेंगे। जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं
सबसे पहले जो महत्व हमारे पास जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में जैविक क्रियाओं में देखते हैं हम यहाँ पर जितनी भी जीवों के सजीवों के अंदर जो जैविक क्रिया होती हैं वो जैविक क्रियाओं एक निश्चित पीएच परास के मध्य होती है और उस पीएच परास का मान होता है 7 से 7.8 से लेकर 7 से 7.8 के मध्य जो पीएच होती है उस पर शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच मान है, हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं पीएच 7 से पीएच 7.8 के मध्य संपन्न होती हैं, के मध्य संपन्न होती है। ये हमारे पास क्या है बताया हमने आपको, जैविक क्रियाओं से संबंधित। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम ये है उदर में अम्लता, उदर में अम्लता, एसिडिटी इन एब्डोमेन। एसिडिटी इन एब्डोमेन। अब यहाँ पेट में उदरता, पेट उदर मतलब पेट, पेट बोले तो आमाशय। होता क्या है भाई, हमारा जो उदर होता है आमाशय होता है उसके द्वारा एक अम्ल स्रावित होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है, ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है, जैसे ही हम मुख गुहा से भोजन को निगलते हैं तो मुख गुहा से जो भोजन आता है लार से मिला हुआ, वो भोजन का माध्यम जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। चूँकि जब ये उदर के अंदर, ये आमाशय के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या है, जो पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, वो क्षारीय माध्यम में क्रिया नहीं करते हैं। क्षारीय माध्यम में क्रिया नहीं करने के कारण क्या है, अब ये जो भोजन का पाचन है यहाँ पर रुक सकता है। इस कारण उदर के द्वारा एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित होता है जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मुख गुहा से आया हुआ जो भोजन होता है, अपचित अर्धपचित भोजन होता है, उसके माध्यम को चेंज करता है, क्षारीय से क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। जो अम्लीय माध्यम में जो जठर रस जो होता है, उदर के द्वारा जो रस स्रावित हो रहा है, पचाने वाला रस, उस जठर रस के अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं वो आसानी से क्रिया करते हैं। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम। ये तो ही नॉर्मल घटना। अगर किन्हीं कारणों से ये HCl अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाए हमारे शरीर के अंदर, अगर उदर के अंदर ये HCl अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाए तो इस कंडीशन में जो उदर की आंतरिक भित्ति है उसमें दर्द और जलन होने लगती है। दर्द और जलन होने के कारण क्या है, तकलीफ होती है एक तरह से। और इस कंडीशन को, बढ़ी हुई कंडीशन को क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी क्यों होती है, इसके पीछे भी एक कारण है। जब हम अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं या फिर आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो उसको पचाने के लिए, उसको माध्यम को चेंज करने के लिए, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज और एसिडिक बनाने के लिए शरीर के उदर की जो आंतरिक भित्ति है उससे अत्यधिक मात्रा में अम्ल स्रावित हो जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इस बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, अम्लता कहते हैं। चूँकि ये किसी के अंदर होती है, एब्डोमेन के अंदर, उदर के अंदर हो रही है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, उदर में अम्लता। अब इस अम्लता के कारण क्या है, दर्द अनुभव होता है, आंतरिक भित्ति नष्ट होने लगती है, जिससे हम उदरसूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदरसूल। उदरसूल मतलब चुभन और दर्द होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उदरसूल कहते हैं। अपच बोल, अपच कंडीशन हो जाती है, अपच की कंडीशन हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन होती है पेट के अंदर। अब ये उदर में अम्लता में पीएच का महत्व क्या है, तो हमने कहा कि सामान्य अवस्था में तो क्या है, पीएच जो अम्ल होता है वो पचाने में सहायक होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब स्रावित होता है तो फिर ये पीएच क्या करता है, ये बढ़ी हुई अम्ल जो है वो नुकसानदायक होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, दुर्बल क्षार,
का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। और दुर्बल क्षार के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले तो MgOH का होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या करता है? उदर में बढ़ी हुई एसिडिटी जो होती है, अम्ल की मात्रा होती है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको कम करने का कार्य करता है, जिससे हमें राहत मिलती है। और बाजार के अंदर हम इनो का उपयोग करते हैं। इनो अपच की कंडीशन के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? इनो का काम करते हैं। तो इनो भी क्या करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि अम्लता को क्या करता है? दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है। तो यहाँ पर उदर में अम्लता का मतलब ये है, उदर में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं उदर में अम्लता है, एसिडिटी इन एब्डोमेन कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए दुर्बल क्षार किसका उपयोग किया जाएगा? दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाएगा। इस दुर्बल क्षार के कारण क्या है? बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हमारे पास उदर में अम्लता के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे दंत क्षय। किसके बारे में बात करेंगे? दंत क्षय। उदर क्षय, सॉरी दंत क्षय, दंत क्षय। तीसरा महत्व देख रहे हैं हम पीएच का, किसके अंदर? दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दंत का क्षरण होना, दंत का धीरे धीरे नष्ट होना। दंत क्षय में क्या होता है भाई? जो हमारे टीथ होते हैं उन पर एक कठोर परत पाई जाती है, इनेमल परत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनेमल, इनेमल परत, सबसे कठोर परत। कहाँ पाई जाती है ये? दांतों पर। कहाँ पाई जाती है ये? दांतों पर पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? दंतवल्क, दंतवल्क। ठीक, किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी बनी होती है ये? कैल्शियम फॉस्फेट बनी होती है। हम बात कर रहे हैं दंत क्षय के बारे में, टीथ इरोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जहाँ जो दंत होते हैं, दंत, उनके ऊपर एक सबसे कठोर परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इस इनेमल को हिंदी में बोलते हैं दंतवल्क। दंतवल्क किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का कठोर पदार्थ है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। अब होता क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात जब हम मुख गुहा को, मुख को साफ नहीं करते, ढंग से साफ नहीं कर पाते, तो भोजन के कुछ अवयव, कुछ घटक हमारे दांतों के अंदर चिपके रह जाते हैं। अब होता क्या है? ये जो भोजन के मुख्य घटक हैं, दांतों के अंदर जो चिपके रह गए थे, इनका क्या होता है? अपघटन होता है। किसकी सहायता से अपघटन होता है? कुछ बैक्टीरिया की सहायता से अपघटन होता है। उस अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? शर्करा बनती है। और शर्करा किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में बदल जाती है? एसिड में बदल जाती है। अब वहाँ पर एसिड बनने के कारण क्या है? मुख गुहा का जो पीएच मान होता है, मुख गुहा का जो पीएच मान होता है वो क्या है? 5 से कम हो जाता है। काम किससे कम हो जाता है? 5 से कम। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं, जो भोजन के जो अवयव हैं, भोजन के अवयव, इनके कारण क्या होता है? इनका क्या होता है? अपघटन। और अपघटन से क्या बनती है? शर्करा बनती है। और शर्करा का जीवाणुविक अपघटन होता है। तो जीवाणुविक अपघटन से क्या होता है? यहाँ पर अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल। और इस अम्ल के कारण मुख जो गुहा है, मुख गुहा जिसके अंदर जीभ है, टीथ है, मुख गुहा का पीएच मान 5 से कम हो जाता है। 5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब पीएच मान 5 से कम हो जाता है, तो ये जो पीएच मान 5 से कम होता है, तो ये एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति कैल्शियम फॉस्फेट को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य करती है। कैल्शियम फॉस्फेट को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य करती है। यानी कि इनेमल परत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब जब इनेमल परत नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे क्या है? जो बैक्टीरिया हैं जो मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? दंत की जड़ तक, दंत की कैविटी के तक अंदर पहुंच जाते हैं
और धीरे धीरे ये अम्लीय प्रभाव के कारण क्या होता है, पूरा दंत जो है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस घटना को कहते हैं दंत क्षरण या दंत क्षय, दंत क्षरण या फिर दंत क्षय। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जब भोजन करने के पश्चात मुख गुहा को साफ नहीं करते हैं तो भोजन के अवयव जमा रह जाते हैं, वो अवयव सरकरा में टूटते हैं, सरकरा टूटने के पश्चात कुछ जीवाणुवी क्रियाओं के कारण क्या है वो अम्ल बनाते हैं, और अम्ल बनने के कारण मुख गुहा का जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है। पीएच मान कम होने के कारण क्या है, जो दांतों के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर परत इनेमल परत या दंत वल्क है वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, जिसके कारण क्या है धीरे धीरे फिर क्या है जो ये अम्लीय प्रभाव है, ये अम्लीय प्रभाव पूरे दंतों क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आपने कई बार गौर किया होगा जब हम दंत मंजन करते हैं या ब्रश करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक करते हैं तो उसके पश्चात हम जब पानी पीते हैं तो हमें पानी दांतों के अंदर चीज़ चलने लगती है, झंझनाहट उत्पन्न होने लगता है, ठंडापन महसूस होता है। वो क्यों महसूस होता है, ज़्यादा ब्रश करने से, ज़्यादा दंत मंजन करने से दांतों के ऊपर जो कठोर परत होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण डायरेक्ट जो लिक्विड होता है, पानी होता है, वो किसके संपर्क में आता है, दांत की अंदर कैविटी या दांत की आंतरिक परत के संपर्क में आता है, जिस कारण हमें वो ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीएच का दैनिक जीवन महत्व बता रहे थे। पहला हमने क्या था पीएच का महत्व, वो बताया था जैविक क्रियाओं में कि जैविक क्रियाओं जो होती हैं वो विशेष पीएच मान पर ही संपन्न होती हैं। दूसरा हमने बताया था कि उदर में अम्लता, पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और उस अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशियस पदार्थों के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमने बताया था पीएच के कारण क्या होता है, जो दंत होते हैं वो भी क्षरित होने लगते हैं, उनका भी मान वो भी क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं अगर पीएच मान बढ़ जाता है मुख गुहा के अंदर। तो इस प्रकार हम आगे भी पीएच मान के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच का जो महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लिमिट है ये कि आधे घंटे के अंदर इसको समाप्त करना होता है। तो आगे नेक्स्ट रिमेनिंग जो टॉपिक है, शेष जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, आज इतना ही, ठीक।